Hello everyone. Welcome you all to the Singh Pathshala online classes. So this is the fourth lecture of acid bases and salts for class 10th. तो आप लोगों ने बेटा जिन्होंने थर्ड लेक्चर तक मतलब देख लिए हैं, ठीक है, क्लासेस ले चुके हैं, तो अब जो आगे हम पढ़ने वाले हैं उनकी बात करते हैं। ठीक है, थर्ड क्लास में हमने क्या किया था, हम स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, जिसमें हमने पहली रिएक्शन पढ़ी थी, एसिड की रिएक्शन किसी रिएक्टिव मेटल के साथ। ठीक है, उसे पढ़ा था हमने। तो मैं थोड़ा सा थर्ड क्लास में जो हमने पढ़ा था उसे रिवाइज़ करता हूँ, रिवाइज़ करवा देता हूँ, और उसके बाद में फिर हम आगे पढ़ेंगे इस चैप्टर को, मतलब आगे कंटिन्यू करेंगे इस टॉपिक को। तो देखिए, तो हम क्या कर रहे थे भाई, उसके बारे में बात कर लेते हैं। स्टडी ऑफ द केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे थे हम। ठीक है, और उसके अंदर हमने सबसे पहली जो रिएक्शन पढ़ी थी, ठीक है, रिएक्शन 1। सो पहली रिएक्शन कौन सी थी? रिएक्शन ऑफ एन एसिड विद रिएक्टिव मेटल। तो किसी भी एसिड की रिएक्शन रिएक्टिव मेटल के साथ अगर होती है तो प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं? ठीक है, और प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं? ठीक है, कोई ऐसा प्रोडक्ट मिलता है, उसे अगर हम डिटेक्ट कर सकते हैं तो उसके बारे में सब हम पढ़ने वाले हैं। तो ये रिएक्शन पढ़ने से पहले सबसे पहले मैं आपको मेटल्स के बारे में समझा देता हूँ थोड़ा। मेटल्स को हमने 3 क्लासेस में क्लासीफाई कर रखा है। तो वो क्लासेस क्या है भाई? ठीक है, मेटल के जो क्लासीफाई कर रखा हमें ऑन द बेसिस ऑफ द रिएक्टिविटी। ठीक है, रिएक्टिविटी सीरीज़ आप सबने क्लास 9th में पढ़ा होगा। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ में जो टॉप पे कुछ जो मेटल्स आते हैं वो रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, और जो सबसे बॉटम में होते हैं वो लेस रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। तो मेटल की क्लासिफिकेशन क्या है? मेटल की पहली क्लास जो है वो है रिएक्टिव मेटल्स। दूसरी कैटेगरी है लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स, और जो थर्ड कैटेगरी है वो है नॉन रिएक्टिव मेटल्स, जो रिएक्शन ही नहीं करते हैं। ठीक है, जिनकी रिएक्टिविटी बहुत ज़्यादा कम है, उन्हें बोलते हैं नॉन रिएक्टिव मेटल्स, या इन्हें इनर्ट मेटल भी बोला जाता है। और क्योंकि ये रिएक्शन नहीं करते हैं तो इसीलिए इन्हें नोबल मेटल्स भी बोलते हैं। तो अब इनके एग्जांपल्स की बात करते हैं। रिएक्टिविटी सीरीज़ में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, बहुत सारे मेटल जो, ठीक है, जो अपर या अबव होते हैं, ठीक है, ऊपर होते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ में, वो रिएक्टिव होते हैं। तो उनके कुछ एग्जांपल्स मैं दे देता हूँ, जैसे कि आयरन हो गया, जिंक हो गया, ठीक है, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम, देन पोटेशियम, सोडियम, ये सारे क्या हैं? ये रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो वो क्या होंगे हमारे? कॉपर हो गया, ठीक है, लेड, दैट इज़ द पीबी, और उसके बाद में सिल्वर। तो ये सारे क्या हैं? लीस्ट रिएक्टिव मेटल्स हैं। अब नॉन रिएक्टिव मेटल्स की बात करें तो वो दो हैं, Au है, Au इज़ गोल्ड, एंड Pt इज़ प्लेटिनम। ठीक है, तो गोल्ड एंड प्लेटिनम जो है वो नोबल मेटल्स है, ये कभी भी किसी भी चीज़ के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। ठीक है, गोल्ड किसी से भी रिएक्शन नहीं करता है, बट एक ही सब्सटेंस होता है जिसके साथ रिएक्शन करता है ये, तो उसके बारे में भी हम बात करेंगे। और इसीलिए नोबल मेटल्स होते हैं, किसी के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं, तो इसीलिए क्या किया जाता है, इनकी ज्वेलरी बनाई जाती है। ठीक है, अदरवाइज तो हम बना ही नहीं सकते हैं। ठीक है, ज्वेलरी नहीं बना सकते हैं मेटल्स की अगर वो रिएक्शन करते हों। तो मान लीजिए अगर आपने किसी चीज़ का कुछ सोडियम का सॉरी, सोडियम तो वैसे ही काफ़ी एक्सप्लोसिव रिएक्शन होती है सोडियम की। किसी और रिएक्शन का, जिंक का या किसी और चीज़ का आपने क्या बना लिया, कोई चेन बनवा लिया, कुछ बना लिया, और अगर आप पता चले आपने नहाने गए और पानी के साथ वो रिएक्ट होके
सारा चला गया। तो इसीलिए इनकी ज्वेलरी नहीं बनाई जाती है, नोबल मेटल्स की ही ज्वेलरी बनाई जाती है। तो ये भी मैं लिख देता हूँ, यूज्ड इन मेकिंग ज्वेलरी। तो देखिए भाई, होता ये है कि जो एसिड्स होते हैं वो कभी भी लीस्ट रिएक्टिव मेटल या नॉन रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करते हैं। तो अगर मैं कुछ ऐसा लिखूं, एसिड प्लस लीस्ट रिएक्टिव मेटल, तो इस केस में कभी भी रिएक्शन नहीं होगी। अगर एसिड प्लस नोबल मेटल लिख देता हूं, जैसे गोल्ड और प्लेटिनम, तो इनके साथ भी कभी रिएक्शन नहीं होगी भाई। ठीक है, नोबल मेटल्स तो किसी के साथ भी रिएक्शन नहीं करते हैं, केवल एक ही चीज़ के साथ। गोल्ड के बारे में आपने पढ़ा होगा, गोल्ड केवल किसके साथ रिएक्शन करता है? ठीक है, गोल्ड केवल किसके साथ रिएक्शन करता है? गोल्ड, एयू गोल्ड ओनली रिएक्ट्स विद एक्वा रेजिया के साथ ही केवल रिएक्शन करता है। ठीक है, एक्वा रेजिया क्या होता है ये आप लोग बताएंगे जल्दी से, कमेंट में लिख के बताएंगे आप लोग। एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन करता है, या इसी एक्वारेजिया को क्या बोलते हैं? इसे रॉयल वाटर भी बोलते हैं। और एक्वारेजिया होता क्या है ये भी आप लोग जल्दी से कमेंट करके बताइए। तो जिन्हें पता है भाई वो कमेंट्स में लिखेंगे। तो मैं बताता हूँ आपको एक्वारेजिया क्या होता है। ठीक है, और गोल्ड उसके साथ रिएक्शन कर जाता है, एक्वारेजिया के साथ गोल्ड रिएक्शन कर पाता है, इसीलिए गोल्ड की वॉशिंग के लिए, ठीक है, गोल्ड की क्लीनिंग के लिए एक्वारेजिया का यूज़ होता है। तो एक्वारेजिया क्या है वो मैं भी बताता हूँ आप लोगों को। देखिए, मान लीजिए अगर HCl की बात करें, ऊपर हमने लिखा है कि एसिड कभी भी नॉर्मल मेटल के साथ रिएक्शन नहीं करता है। तो अगर हम HCl की रिएक्शन गोल्ड से करवाएंगे तो ये रिएक्शन कभी भी नहीं होगी। और अगर हम HNO3 की रिएक्शन करवाना चाहें गोल्ड के साथ तो वो भी नहीं होगी। बट अगर HCl और HNO3 दोनों का मिक्सचर ले लिया जाए, HCl प्लस HNO3 प्लस गोल्ड, तो अब ये रिएक्शन क्या हो जाएगी? अब ये रिएक्शन हो जाएगी। बताइए क्यों हो जाएगी? मैंने ऊपर बताया था कि गोल्ड केवल किसके साथ रिएक्शन करता है? गोल्ड केवल एक्वारेजिया के साथ ही रिएक्शन करता है भाई। तो HCl और HNO3 का जो मिक्सचर होता है इसे ही एक्वारेजिया बोलते हैं। ये आप ये लोग ये चीज़ जो है ये आप याद रखोगे। ठीक है, मिक्सचर कैसा है? ऐसे ही मिक्स कर दिया जाए या पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है कुछ? हाँ जी बिल्कुल, पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है। और पर्टिकुलर कंपोजिशन होता है कि 3 मोल तो लेने होते हैं हमें HCl के, और 1 मोल लेना होता है हमें HNO3 का, तो बन जाता है एक्वारेजिया। तो इसे आप याद रखोगे। तो दिस एक्वारेजिया इज़ ऑल्सो यूज्ड, ठीक है, रिएक्शन कर पाता है इसीलिए यूज़ किया जाता है, इज़ ऑल्सो यूज्ड फॉर द क्लीनिंग ऑफ गोल्ड ज्वेलरी की क्लीनिंग के लिए यूज़ किया जाता है। तो अब मैं आपको ये भी बताता हूँ कि ये कैसे उसे क्लीन कर पाता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे। तो देखिए सॉरी, 1 मिनट वेट करेंगे। चलिए भाई, तो अब ये कैसे क्लीनिंग कर पाता है उसके बारे में चर्चा करते हैं हम थोड़ी। क्लीनिंग का मतलब क्या होता है? क्लीनिंग का मतलब होता है रिमूविंग ऑफ डस्ट। ठीक है, रिमूवल ऑफ डस्ट फ्रॉम द अपर सरफेस। ठीक है, ऊपरी सतह पे जो होता है वही, उस पे ही जो डस्ट वगैरह, डर्ट या डस्ट जो भी है वो चिपक जाता है, स्टिक हो जाता है, उसे ही रिमूव करना होता है हमें। ठीक है, पर क्योंकि ज्वेलरी क्या होती है, बहुत क्या बोल सकते हैं हम उसमें, कुछ डिज़ाइन ही ऐसा होता है। ठीक है, काफ़ी मिनिएचर होता है।
ठीक है, तो उसमें हम हाथ से साफ करके नहीं निकाल सकते हैं, तो इसीलिए एक्वारेजिया का यूज़ किया जाता है। तो होता क्या है, मैं आपको बताता हूँ कैसे एक्वारेजिया साफ़ करता है। और एक्वारेजिया से गोल्ड को साफ़ करवाने से कुछ गोल्ड का लॉस भी हो जाता है, ठीक है, देयर इज़ अ लॉस इन द गोल्ड। और वो कैसे होता है वो भी मैं आपको बताता हूँ। मान लीजिए, एक सिंपल तरीके से मैं आपको समझा देता हूँ। मान लीजिए ये गोल्ड था और इसके ऊपर क्या है, इसके ऊपर क्या है, ये मान लेते हैं हम, इसके ऊपर ये डस्ट की लेयर है, ठीक है। ये जो मैंने ब्लैक से रिप्रेजेंट किया है ये डस्ट की लेयर है। लेयर ऑफ डस्ट। तो हमारा काम क्या है कि हमें इस लेयर ऑफ डस्ट को हटाना है, ठीक है। हटाने के लिए अब गोल्ड का जो डिज़ाइन वगैरह जो भी ज्वेलरी होती है, ठीक है, वो इतना मैनिएचर होता है कि उसे हम हाथ से तो साफ़ कर नहीं सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, एक्वारेजिया के साथ जब हम इसे ट्रीट करते हैं, ठीक है, एक्वारेजिया के साथ जब हम इसे ट्रीट करते हैं तो ये गोल्ड की सबसे ऊपर वाली लेयर जो होती है इसे ही उड़ा देता है, बिकॉज ये गोल्ड के साथ रिएक्शन कर सकता है। रिएक्शन करने का मतलब होता है कि वो किसी और फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, वो गोल्ड नहीं रहेगा। तो ये जो ऊपर वाली लेयर होती है, ठीक है, अपर लेयर ऑफ गोल्ड, अगर ये ही हट जाएगी, ठीक है, अगर अपर लेयर ऑफ गोल्ड ही अगर हट गई तो क्या होगा, उसके ऊपर जो भी डस्ट है वो भी हट जाएगा। क्या आप लोगों को ये बात समझ में आई भाई? गोल्ड की जब ऊपर ऊपर वाली जो लेयर है वही अगर रिमूव हो गई तो डस्ट भी रिमूव हो जाएगा। तो अपर लेयर ऑफ गोल्ड get removed along with the along with the along with the dust, because gold reacts with aquaregia, क्योंकि गोल्ड क्या कर लेता है, एक्वारेजिया के साथ रिएक्शन कर लेता है। इसीलिए क्या हुआ, जो जो सबसे ऊपर वाली लेयर होती है गोल्ड की वो रिएक्ट हो जाती है, ठीक है, वो रिमूव भी हो जाती है, वहाँ से गोल्ड की लेयर भी हट जाती है और डस्ट भी हट जाता है, ठीक है। और इसीलिए क्या हो जाता है, हमें गोल्ड जो मिलता है हमें बहुत साफ साफ दिखता है, बट उसमें हमारा एक नुकसान भी हो चुका होता है। उसमें क्या होता है, जो हमारा कुछ गोल्ड का लॉस भी हो जाता है, ठीक है। सम ऑफ द गोल्ड गेट वॉश्ड अवे, ठीक है, तो वो बह जाता है, जो भी बोलना चाहे आप, ठीक है, किसी और फॉर्म में चला जाता है। तो इसीलिए लॉस ऑफ गोल्ड भी होता है यहाँ पे। तो बहुत ही बढ़िया, एक्वारेजिया बड़ी ही कमाल की चीज़ है। देखो, एक और चीज़ मैं आपको समझाना चाहता हूँ। देखो, एक्वारेजिया इतनी कमाल की चीज़ है कि कोई भी एसिड, ठीक है, अगर कोई भी एसिड अगर हम ले लें, ओके, अगर उसका रिएक्शन गोल्ड के साथ करवाएं, ठीक है, गोल्ड एक नोबल मेटल है। गोल्ड एक क्या है, गोल्ड एक नोबल मेटल है भाई। तो उसके साथ कभी भी रिएक्शन नहीं होता है, ठीक है, किसी भी एसिड का रिएक्शन नोबल मेटल के साथ पॉसिबल ही नहीं है। बट अगर दो एसिड्स का मिक्सचर जो ले लेते हैं, जो कि एक्वारेजिया, उसके साथ ये रिएक्शन पॉसिबल हो जाती है। यानी कि एक्वारेजिया जो होता है, जो वो बहुत ही पावरफुल लिक्विड हो गया, ठीक है, बहुत ही पावरफुल रिएक्टेंट हो गया। तो आप क्या करोगे, अगर आप उसमें अपनी फिंगर को डिप करोगे, एक्वारेजिया में अपनी फिंगर को डिप करोगे, तो क्या हो जाएगा, जितना भी फ्लैश है तुम्हारा वो सब उड़ जाएगा। हाईली कॉरोसिव होता है एक्वारेजिया, केवल क्या रह जाएगी, बोन ही रह जाएगी। हो सकता है वो भी ख़त्म हो जाती हो, मैंने करके नहीं देखा है, तो आप भी नहीं करेंगे, ठीक है। पता चले ये सर हम ये चेक करना चाहते थे कि हमारी वो बोन जो है वो एक्वारेजिया में डालने पे बचती है नहीं बचती है, तो हमने करके देखा, इसे बिल्कुल नहीं करेंगे, ठीक है। एक्वारेजिया जो होता है वो हाईली कॉरोसिव इन नेचर होता है, हाईली कोरोसिव इन नेचर, ये किसी को भी नहीं छोड़ता है भैया। जो गोल्ड के साथ ही रिएक्शन, जिसने गोल्ड के साथ ही रिएक्शन कर ली तो वो किसी को क्या छोड़ेगा। तो एक्वारेजिया से दूर रहेंगे, ठीक है।
और एक बात आप और समझिए कि एक्वा रेजिया को कभी भी किसी मेटल के कंटेनर में स्टोर नहीं किया जाता होगा। बताइए क्यों? बिकॉज मेटल जो होता है, जिसने गोल्ड को ही नहीं छोड़ा, वो हर किसी मेटल के साथ फिर रिएक्शन कर लेगा। ठीक है, तो एक्वा रेजिया को यहाँ तो ग्लास के कंटेनर में रखा जाता होगा या जो हमारा है प्लास्टिक कंटेनर में रखा जाता होगा। चलिए, उम्मीद करता हूँ कि आपको इतनी बात समझ में आ गई होगी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी रिएक्शन की ओर। थोड़ा सा डेविएट हो गए थे, बट ये भी चीज़ें ज़रूरी है। दिस इज़ द केमिस्ट्री ओनली, ये केमिस्ट्री ही है। अब आगे बात करते हैं हम अपनी रिएक्शन पे आते हैं। तो रिएक्शन जो मैंने बताई थी कि किसी भी एसिड की रिएक्शन किसके साथ, रिएक्टिव मेटल के साथ। तो जो भी ऐसे बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं, बिकॉज दे आर न्यूमरस एसिड्स एंड न्यूमरस मेटल्स, रिएक्टिव मेटल्स। तो बहुत सारी रिएक्शंस हो सकती हैं। हमने उन सभी रिएक्शंस को रटना नहीं है, ठीक है। हम उन रिएक्शंस को याद नहीं करेंगे, बल्कि उनकी जो जनरल फॉर्म है बस हमें वो पता होनी चाहिए। और हम कोई भी एसिड अगर हमें दिया हो और कोई सा भी मेटल दिया हो, तो हम उसे क्या कर सकते हैं, हम उसे रिएक्शन को लिख सकते हैं। तो मैं जनरल फॉर्म लिखवाता हूँ आपको। जनरल फॉर्म क्या होती है? एसिड प्लस रिएक्टिव मेटल गिव्स, तो जो प्रोडक्ट होते हैं वो होते हैं मेटल सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो देखिए, लास्ट क्लास में मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था, ठीक है। तो वो एग्जांपल दिया था कि हमने एसिड ले लिया था, क्या, एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड ले लिया था हमने एसिड, और मेटल लिया था हमने सोडियम, और मेटल हमने ले लिया था सोडियम। और रिएक्शन होने के बाद जो सॉल्ट हमें मिलता है उसका फॉर्मूला भी अभी हम लिखेंगे। H2 गैस तो पक्का ही रिलीज़ होगी। तो इस सॉल्ट का फॉर्मूला लिखने मैंने आपको बताया था, मेटल सॉल्ट का फॉर्मूला लिखना मैंने आपको बताया था। मेटल सॉल्ट का फॉर्मूला लिखने के लिए सबसे पहले क्या पता होना चाहिए आपको? मेटल का पता होना चाहिए। मेटल तो हमें पता ही है, ठीक है, मेटल तो हमें दिख ही रहा है साफ साफ, सोडियम है। बट मेटल सॉल्ट में जो है, जो एनाइन कौन सा होगा? एनाइन एसिड से आएगा। एनाइन हमेशा किससे आता है? एसिड से आता है। तो आप क्या करोगे, एसिड को पहले क्या करोगे? आयनाइज करोगे, ठीक है। एसिड H+ आयन देता है, तो जो हमारा एसिडिक एसिड है कुछ ऐसे आयनाइज होता है, ऐसे आयनाइज हो जाता है CH3COO नेगेटिव प्लस H+ में। तो हमें एनाइन भी मिल गया हमारा। तो ये हमारा एसिटेट आयन इसे बोलते हैं। एसिटेट आयन जो है वो हमारा एनाइन है। और एसिटिक एसिड में आपने दो कमाल की चीज़ें देखी होंगी कि ये जो H है, ठीक है, जो ऑक्सीजन के साथ H जुड़ा हुआ है वो ही आयनाइजेबल होता है, बाकी H आयनाइजेबल नहीं होते हैं, ठीक है। ये जो H होते हैं, ये वाले हाइड्रोजन जो होते हैं जो कि कार्बन के साथ जुड़े हुए हैं, ये नॉन आयनाइजेबल है। तो आप कभी भी देख के नहीं बता सकते हो। तुम बोलो कि सर आपको कैसे पता? बेटा, ये एक्सपेरिमेंटली ये सारी चीज़ें पता लगती हैं, ठीक है। तो वैसे तो बॉन्ड्स के बारे में हायर क्लासेस में आपको खुद ब खुद ही पता लग जाएगा। जो H जो होता है, जो बॉन्ड ज़्यादा पोलर होता है, ठीक है। पोलर बॉन्ड क्या होते हैं, अब तुम ये पूछोगे, ये सब आगे की कहानी है, आप सभी लोग पढ़ लोगे। बट अभी के लिए आपको याद रखना है कि एसिटिक एसिड या कोई सा भी और जितने भी एसिड हैं वो आयनाइज कैसे होते हैं। हम उन्हें देख के बिल्कुल भी नहीं बता सकते कि कौन सा H निकलेगा। चलिए, अब ये तो समझ में आ गया। अब हमें मेटल सॉल्ट का फॉर्मूला लिखना है। मेटल सॉल्ट के लिए हमें क्या पता लग गया भाई? मेटल सॉल्ट के लिए हमें मेटल भी पता लग गया है, और क्या पता लग गया? एनाइन भी पता लग गया। तो हम लिखेंगे कैटायन एनाइन, जैसे लिखते थे, कैटायन लिख दिया, वैलेंसी उसकी, एनाइन लिख दिया और उसकी वैलेंसी। और उसके बाद में हम क्या कर देंगे भाई? इन्हें क्रिस क्रॉस कर देंगे। क्रिस क्रॉस करने के बाद हमें क्या पता लगा? क्रिस क्रॉस करने से हमें क्या पता लग गया? हमें केमिकल फार्मूला पता लग गया, NaCH3 C डबल बॉन्ड, सॉरी COO। बट दिक्कत ये है कि ये केमिकल फार्मूला होता नहीं है, ठीक है। अदरवाइज़ हम केमिस्ट्री में क्या करते थे?
अदरवाइज हम केमिस्ट्री में ये करते थे कि केमिस्ट्री में हमेशा नेम ऑफ द सॉल्ट, किसी भी सॉल्ट का अगर नाम लिखा जाता है तो हमेशा पहले क्या आता था, नेम ऑफ द कैटायन, और देन क्या आता था, नेम ऑफ द एनायन। ठीक है, तो नेम ऑफ द कैटायन फॉलोड बाय नेम ऑफ द एनायन। ठीक है, और अगर केमिकल फॉर्मूले की बात करें किसी भी सॉल्ट का, अगर हमें केमिकल फॉर्मूला लिखना हो, केमिकल फॉर्मूला ऑफ द सॉल्ट, तो उसमें भी ऐसा ही किया जाता था। उसमें भी पहले कैटायन को लिखा जाता था। ठीक है, कैटायन फॉलोड बाय एनायन। बट जो ऊपर मैंने केस लिखा है उसमें ऐसा नहीं होता है। ठीक है, उसमें अगर हम कैटायन को पहले लिखते हैं और एनायन को बाद में लिखते हैं तो ये हमारा फॉर्मूला क्या हो गया, गलत हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। ये गलत है भाई, ऐसा कभी भी नहीं लिखा जाता है। केवल किसके केस में, केवल ये कार्बोक्सिलिक एसिड, आपको कार्बोक्सिलिक एसिड नहीं पता होगा, जिनके अंदर COOH ग्रुप होगा। ठीक है, उनमें हमेशा क्या करना है आपको, जो ट्रेडिशन हमारा चलता आ रहा है उससे उल्टा लिखना है। ठीक है, एनायन को पहले लिखना है केमिकल फार्मूले में, कैटायन को बाद में लिखना है। ठीक है, केमिकल फार्मूले में क्या करना है, एनायन को पहले लिखना है और कैटायन को बाद में लिखना है। अब आप में से कई लोग पूछ रहे होंगे, ठीक है, या मन में उनके सवाल आया होगा भी ऐसा क्यों सर। ठीक है, ऐसा क्यों करते हैं, बाकियों में ऐसा क्यों मतलब कर देते हैं, बाकियों में तो हम चेंज नहीं करते हैं, इसी में ऐसा क्यों। तो बेटा इसका आंसर ये है कि हमें केमिकल फार्मूला जो होता है वो कई चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। केमिकल फार्मूला एक तो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि किसी भी कंपाउंड के अंदर कौन कौन से एलिमेंट है और उनके कितने कितने एटम्स हैं। और दूसरी बात क्या रिप्रेजेंट करता है, वो ये भी रिप्रेजेंट करता है कि कैसे कैसे किन किन के बॉन्ड बने हुए हैं। असल में क्या होता है कि जो सॉल्ट हमने बनाया है उसके अंदर सोडियम और कार्बन का बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, सोडियम और कार्बन का बॉन्ड नहीं होता है, जैसा कि इस केमिकल फार्मूले को देखने से पता लग रहा है। ठीक है, इसमें इसे अगर देखें तो हमें ऐसा लग रहा है कि जैसे सोडियम और कार्बन का बॉन्ड हो, बट वो एग्जिस्ट नहीं करता है। ठीक है, सोडियम और कार्बन का बॉन्ड नहीं होता है, बल्कि किसका बॉन्ड होता है, ऑक्सीजन और सोडियम का बॉन्ड होता है। तो हमें केमिकल फार्मूला कुछ ऐसे भी लिखना होता है जिससे हमें क्या पता लगे, बॉन्डिंग के बारे में भी पता लगे। ठीक है, केमिकल फार्मूला ऑल्सो रिप्रेजेंट द बॉन्डिंग। तो ये गलत डिपिक्शन हो जाएगा बॉन्डिंग का। ठीक है, तो ऐसा होता नहीं है, सोडियम कार्बन का बॉन्ड नहीं होता है। तो इसीलिए हम क्या करते हैं, इसके केमिकल फार्मूला जो होता है उसे रिवर्ट करके लिखते हैं, उल्टा लिखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा केमिकल फार्मूला भाई, जिन लोगों को पता है वो कमेंट बॉक्स में बताएंगे कैसे लिखेंगे। फिर एनाइन को पहले लिखेंगे, एनाइन को पहले लिखेंगे और कैटाइन को बाद में लिखेंगे। तो बहुत ही बढ़िया। और उसके बाद में क्या कर देंगे भाई, हम क्रिस क्रॉस कर देंगे। तो सॉल्ट का फॉर्मूला आ गया CH3COONA। ठीक है, सॉल्ट का फॉर्मूला ये आ गया, और इस फार्मूले में का ऑक्सीजन, और ये फार्मूला डिपिक्ट कर रहा है, क्या कर रहा है, ऑक्सीजन और सोडियम के बॉन्ड को दिखा रहा है, और वास्तव में यही बॉन्ड एग्जिस्ट करता है। इसीलिए हमने ये फार्मूले को उल्टा करके लिखा, चेंज करके लिखा, एनाइन को पहले लिखा, कैटाइन को बाद में लिखा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये सब समझ में आ गया होगा। चलिए, और इसमें एक और ख़ास बात आपको ध्यान देनी है बेटा, फार्मूला तो हमने उल्टा लिखा है। ठीक है, केमिकल फार्मूला तो हमने उल्टा लिखा, बट नेमिंग जब भी करते हैं तो कैटाइन का नाम ही पहले आता है। केमिकल फार्मूला में पहले एनाइन आ गया। ठीक है, पहले एनाइन आ गया और फिर कैटाइन आया। बट अगर इसका नाम देखें ना, इसके नाम में हमेशा कैटाइन ही पहले आएगा। जो इसका नाम होगा उसमें कैटाइन का नाम ही पहले आएगा। जैसे इसका नाम है सोडियम एसीटेट। ठीक है, तो सोडियम ही पहले आया, कैटाइन को ही पहले लिखा है, कैटाइन देन एनाइन। चलिए भाई, तो अब आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इसी रिएक्शंस को थोड़ी और चर्चा कर लेते हैं इसके बारे में।
तो देखिए लास्ट क्लास में जब मैंने पढ़ाया था तो बेटा आप में से कई सारे लोगों ने चैट बॉक्स में क्या लिखा था, एक एग्जांपल आप लोग सभी बता रहे थे, नहीं है सभी तो नहीं, फ्यू फ्यू ऑफ यू, आप में से कई लोगों ने एग्जांपल बताया था कि सर आप मेटल जो ले लो, या सॉरी एसिड जो ले लो वो HCl ले लो, और मेटल ले लेते हैं अगर आयरन, तो ऐसा फॉर्मूला कुछ लिख के दिखा रहे थे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है यहाँ पे अब मैं इस रिएक्शन को कंप्लीट करके बताता हूँ, बिकॉज आप में से कई सारे लोगों ने गलत बताया था। अब देखो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा वो क्या बनेगा, उसका फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, अगर आप में से कई जिनको पता है आप जल्दी से कमेंट बॉक्स में लिख के बताइए। तो मैंने आपको बताया था कि सॉल्ट का, मेटल सॉल्ट का फॉर्मूला लिखने के लिए आपको मेटल का पता होना चाहिए, जो कि हमें पता ही है, आयरन है, साफ साफ दिख रहा है। और जो एनाइन होता है उसका भी पता होना चाहिए, एनाइन का पता, एनाइन हमेशा एसिड से आता है, तो एसिड से एनाइन कैसे पता लगेगा, एसिड का H+ रिमूव कर दीजिए, उसके बाद में जो भी बचा पोर्शन होगा वो हमारा एनाइन ही होगा। तो एसिड में H+, एसिड H+ देता है हमेशा, तो क्या होगा H+ और Cl-, तो एनाइन भी हमें पता लग गया, हमारा एनाइन क्या है, Cl नेगेटिव है हमारा एनाइन। तो देखिए अब ये यहाँ क्या होगा, अब हमें जो फार्मूला लिखना है, सॉल्ट का फार्मूला लिखना है, तो उसके लिए हम कैटायन लिखेंगे और उसकी वैलेंसी लिखेंगे। बट अब हम यहाँ पे जाके फंस जाएंगे, वैलेंसी कौन सी भाई, आयरन हमेशा 2 वैलेंसी शो करता है, ठीक है, आयरन +2 भी शो करता है, और आयरन +2 भी शो करता है, और आयरन +3 भी शो करता है। तो हमें ये डिसाइड करना है कि हमें कौन सा लेना है, और क्लोरीन तो एक ही शो करता है -1, ठीक है। तो अब हमें लेना कौन सा है, तो ये आप याद रखोगे, ये आप याद रखोगे, क्या होगा, सॉरी इसके अंदर क्या होता है, इसके अंदर जो होता है वो FeCl3 नहीं बनता है, FeCl2 बनता है, ठीक है, FeCl3 नहीं बनता है, इसके अंदर FeCl2 बनता है। तो जब क्रिस क्रॉस करेंगे, और H2 गैस तो हमें मिलेगी, H2 गैस तो है ही है, वन ऑफ द प्रोडक्ट, तो यहाँ से FeCl2 बनेगा भाई, ठीक है। तो इस वैलेंसी का ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये हो गया प्रोडक्ट। चलिए, तो इस रिएक्शन को, मतलब ये रिएक्शंस के बहुत सारे हमने एग्जांपल कर लिए, तो ठीक है, फिर ओके विद दिस रिएक्शन। आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ भाई, एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ आपके लिए, आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि when hydrochloric acid hydrochloric acid chloric acid is added to two different containers having मेटल A, ठीक है, एक के अंदर मेटल A रखा हुआ है और दूसरे के अंदर क्या है, एंड मेटल B। ओके, और उसके बाद में क्या लिखा हुआ है, उसके बाद में क्या है क्वेश्चन में, वो भी मैं बताता हूँ आपको। बट H2 gas is released in case of metal A and no reaction occurs, ठीक है, no reaction occurs with metal B,
तो हुआ क्या था, इस क्वेश्चन में क्या है और पूछा क्या है वो भी मैं लिख दूं। वो है कमेंट ऑन द नेचर ऑफ मेटल ए एंड मेटल बी। तो इस क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि दो अलग अलग कंटेनर्स हैं। एक कंटेनर में क्या है, मेटल ए है, और दूसरे कंटेनर में क्या है, मेटल बी है। हमने दोनों में हाइड्रोक्लोरिक एसिड को डाला, बट हुआ क्या कि जब मेटल ए के साथ मतलब जब मेटल ए में डाला तो वहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज़ हुई, ठीक है। बट मेटल जब बी में डाला तो कोई गैस रिलीज़ नहीं हुई, ना ही कोई रिएक्शन हुई। तो आपको नेचर के बारे में कमेंट करना है, ठीक है। आपको नेचर के बारे में कमेंट करना है कि मेटल ए और मेटल बी का नेचर कैसा होगा, ठीक है। रिएक्टिविटी वाइज मतलब नेचर कैसा होगा उनका, तो इसके बारे में आपको बताना है भाई। तो सभी लोग आप जल्दी से बताइए मेटल ए कैसा होगा और मेटल बी कैसा होगा, जल्दी से कमेंट बॉक्स में आप सब लोग लिखेंगे भाई। तो जो भी लोग ट्राई कर रहे हैं वो करेंगे। और अब वीडियो को पॉज करके मतलब इसका सॉल्यूशन मैं तो सॉल्व करके दूंगा ही, तो आप लोग क्या कर सकते हैं, वीडियो को स्टॉप कर सकते हैं और उसके बाद में खुद से सॉल्व करिए, और उसके बाद में फिर वीडियो को रीप्ले करिए ताकि आपको पता लगे कि जो आपने किया है वो सही है या गलत है। तो तो आपको तो पता ही है एसिड कौन से मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं, ठीक है। इसका सॉल्यूशन बहुत ही सिंपल है, हमें पता है जो एसिड होते हैं वो रिएक्टिव मेटल के साथ ही रिएक्शन करते हैं, ठीक है। रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन करते हैं और वहाँ से H2 गैस भी रिलीज होती है। तो हमें पता है कि हमारे क्वेश्चन में क्या बता रखा है कि H2 गैस रिलीज इन केस ऑफ मेटल ए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि मेटल ए के साथ रिएक्शन हो रही है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि जो मेटल ए है वो एक क्या है, मेटल ए जो है वो एक रिएक्टिव मेटल है। तो ऐसे भी आपसे पूछा जा सकता है, ठीक है। और अगर हम बात करें मेटल की बी के बारे में, तो हमें पता है कि जो हमारा एसिड होता है वो एसिड नॉन रिएक्टिव मेटल या लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ, नॉन रिएक्टिव मेटल या और लीस्ट रिएक्टिव मेटल के साथ रिएक्शन कभी भी नहीं करता है, कोई रिएक्शन नहीं होती है और कोई हाइड्रोजन गैस रिलीज़ नहीं होगी। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि जो हमारा मेटल बी होगा, ठीक है, जो हमारा मेटल बी होगा वो यहाँ तो नॉन रिएक्टिव मेटल है, ठीक है, इधर नॉन रिएक्टिव या लीस्ट रिएक्टिव होगा। तो ये कहानी हमें समझ में आ गई। तो आसानी क्वेश्चन था, कोई दिक्कत नहीं इसमें, तो हम कमेंट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए, अब हमारा इसी रिएक्शन में एक और पोर्शन है, डेट इज़ द डिटेक्शन ऑफ द H2 गैस, ठीक है। H2 गैस जो रिलीज़ होती है क्या है, उसे हम डिटेक्ट कर सकते हैं किसी तरीके से। हाँ जी, बिल्कुल कर सकते हैं। जिन लोगों को पता है वो कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कैसे कर सकते हैं। H2 गैस की कुछ प्रॉपर्टी होती है जिसकी हेल्प से हम उसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो डिटेक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन, ठीक है, डिटेक्शन ऑफ डाईहाइड्रोजन H2 गैस, तो उसके बारे में बात करते हैं। तो होता क्या है, इसके लिए H2 गैस के डिटेक्शन के लिए मैं आपको आपके जो NCERT बुक है उसके अंदर क्या है, एक एक्टिविटी भी है। तो हम क्या करते हैं भाई, उस यहीं पे उस एक्टिविटी को इंसर्ट कर लेते हैं और उस एक्टिविटी के बारे में भी पढ़ लेंगे और एक्टिविटी के बारे में भी पढ़ लेंगे और हम डिटेक्शन भी हमें पता लग जाएगा। चलिए मैं इंसर्ट कर लेता हूँ। आप लोग वेट करेंगे थोड़ा सा।
चलिए इंसर्ट हो गया है। देखिए भाई, मुझे उम्मीद है आप लोगों को दिख रहा होगा। ठीक है, ये दिख रहा होगा। अगर नहीं भी दिख रहा तो मैं इसे थोड़ा बड़ा कर देता हूँ। चलिए, तो ये विजिबल होगा भाई आप सभी को। तो अब इसमें क्या किया गया है, इस एक्टिविटी में क्या किया गया है उसके बारे में बात करते हैं, और हाइड्रोजन गैस को कैसे डिटेक्ट किया गया है उसके बारे में भी बात करते हैं। तो होता क्या है कि इस एक्टिविटी के अंदर क्या किया गया है कि पहले एक टेस्ट ट्यूब में क्या किया गया है, एक टेस्ट ट्यूब को लिया और उसके अंदर क्या किया गया, जिंक ग्रेनुअल्स को डाला गया। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर जिंक ग्रेनुअल्स को लिया गया। ठीक है, जिंक ग्रेनुअल्स मतलब छोटा स्मॉल स्मॉल पीसीज ऑफ जिंक। ठीक है, और उसके बाद में क्या किया गया, इसके अंदर क्या किया गया, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड को डाला गया, डाइल्यूट H2SO4 को। ठीक है, और डालने के बाद क्या किया गया, डालने के बाद यहाँ पे एक कॉर्क को लगा दिया गया, रबर कॉर्क को, जिसके अंदर से एक पाइप को, ठीक है, जिसके अंदर एक पाइप को भी लगाया गया, ताकि जो भी गैस रिलीज हो इसमें से उस पाइप के थ्रू क्या हो जाए, इधर आ जाए। ठीक है, और इस पाइप को क्या किया गया, एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप किया गया। इस पाइप को एक सॉफ्ट सॉल्यूशन में डिप किया गया। सॉफ्ट सॉल्यूशन में इसीलिए डिप किया गया ताकि जो भी गैस रिलीज हो रही है, ठीक है, इस रिएक्शन से, वो सॉफ्ट सॉल्यूशन में जैसे ही एंटर करेगी तो सॉफ्ट सॉल्यूशन में क्या होगा, उसके बबल्स बन जाएंगे। ठीक है, उसी गैस के क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे। तो बबल्स जो होंगे बन के ऊपर की तरफ जाएंगे, और इन्हीं बबल्स की हेल्प से, ठीक है, तो हम H2 गैस को डिटेक्ट कर सकते हैं। हम ये बता सकते हैं कि H2 गैस, इस रिएक्शन में H2 गैस रिलीज हुई है या नहीं हुई है। ठीक है, तो इसके बारे में हम बोल सकते हैं भाई। देखिए, H2 गैस की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस की कुछ प्रॉपर्टी होती हैं। तो पहले मैं यहाँ पे रिएक्शन लिख देता हूँ कि क्या रिएक्शन हुई होगी। यहाँ पे जो रिएक्शन हुई होगी वो कुछ ऐसी हुई होगी, जिंक प्लस H2SO4 की रिएक्शन हुई होगी। तो यहाँ पे जो सॉल्ट बनेगा डेट विल बी ZnSO4। ठीक है, वो आप बना सकते हो, मैंने आपको सिखाई दिया है कैसे सॉल्ट का फार्मूला लिखना है। और यहाँ से H2 गैस रिलीज़ हुई होगी इसके अंदर। ठीक है, तो इस रिएक्शन में जो H2 गैस रिलीज़ हुई होगी इस पाइप के थ्रू क्या हो जाएगी, पाइप के थ्रू सॉफ्ट सॉल्यूशन में चली जाएगी, और जहाँ पे इसके क्या बन जाएंगे, बबल्स बन जाएंगे। तो H2 गैस की प्रॉपर्टीज़ क्या होती हैं, ठीक है, जिनकी वजह से इसे डिटेक्ट किया जा सकता है, वो मैं बताता हूँ आपको। तो H2 गैस की ये प्रॉपर्टी होती है कि हाइड्रोजन गैस का जब भी क्या किया जाता है, कंबशन किया जाता है। हाइड्रोजन गैस का जब भी कंबशन किया जाता है तो ये हाइड्रोजन गैस का जो कंबशन होता है ये बड़ा ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है। ठीक है, बहुत ही एक्सप्लोजिव रिएक्शन होता है हाइड्रोजन गैस का कंबशन। तो इसी की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इसे डिटेक्ट कर सकते हैं। तो लिख लेते हैं भाई इसके बारे में। कंबशन ऑफ H2 गैस इज़ हाईली एक्सप्लोजिव। ठीक है, काफ़ी एक्सप्लोजिव होता है, या एक्सोथर्मिक बोलता हूँ, ज़्यादा बेटर है एक्सोथर्मिक, मतलब बहुत सारी एनर्जी रिलीज़ होती है इसमें। ठीक है, बहुत ज़्यादा हीट रिलीज़ होती है, इज़ हाईली एक्सोथर्मिक। और बर्निंग जब भी, ठीक है, कंबशन का मतलब, कंबशन बोलो या बर्निंग बोलो, बात एक ही है। ठीक है, कंबशन और बर्निंग आर द सेम थिंग। बर्निंग ऑफ H2 गैस इज हाईली एक्सोथर्मिक।
तो बर्निंग और कंबशन का मतलब क्या होता है, ठीक है, बर्निंग बोलिए चाहे कंबशन बोलिए, उसका मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन, रिएक्शन विद O2 एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे किसी भी चीज़ की अगर रिएक्शन ऑक्सीजन के साथ होती है तो उसे कंबशन ही बोला जाता है। तो जब ये H2 गैस का कंबशन होता है, ठीक है, हाईली एक्सोथर्मिक है, तो इससे क्या होता है, एक पॉपिंग साउंड हमें सुनाई देता है, ठीक है, पॉपिंग साउंड रिलीज प्रोड्यूस होता है, ठीक है, जिसे हम आसानी से सुन सकते हैं। तो इट गिव्स पॉपिंग साउंड ऑन कंबशन, साउंड ऑन कंबशन। तो भाई ऐसा ही इसी का यूज़ किया जाता है। ऊपर जो मैंने आपको बताया था, ऊपर क्या बताया था कि जो बबल्स रिलीज होंगे H2 गैस के, हम क्या करेंगे, उनके पास क्या करेंगे, एक बर्निंग मैच स्टिक को, ठीक है, बर्निंग मैच स्टिक या कैंडल जो भी है उसे पास में लेके आएंगे, और जैसे ही ये H2 बबल के कांटेक्ट में आएगा तो H2 गैस का क्या हो जाएगा, कंबशन होगा, कंबशन होगा तो एक हमें क्या देगा, पॉपिंग साउंड सुनाई देगा, ठीक है। तो ये बर्निंग मैच स्टिक को जब इनके पास लेके आएंगे तो हमें एक पॉपिंग साउंड सुनाई देगा, और जिसकी वजह से क्या होगा कि हम H2 गैस को डिटेक्ट कर पाएंगे। ओके, पॉपिंग साउंड इज प्रोड्यूस। तो आसान है H2 गैस का डिटेक्शन। अब H2 गैस के बारे में मैं कुछ और भी बता देता हूँ कि आपने अभी अभी बताया मैंने कि हाइड्रोजन गैस को क्या कर सकते हैं, हाइड्रोजन गैस का जो कंबशन है वो बड़ा ही एक्सोथर्मिक है, मतलब हाइड्रोजन गैस जब भी जलती है या कंबस्ट होती है तो बहुत ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ होती है। और कमाल की बात तो ये है कि हाइड्रोजन गैस हम मतलब नेचर में कम अवेलेबल है, बट हम इसे बहुत सारी हाइड्रोजन गैस बना सकते हैं, बिकॉज वाटर को H2O में से H2O का जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ठीक है, H2O का जब भी इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, ये आपने चैप्टर नंबर 1 में पढ़ा होगा भाई, थर्मल डीकम्पोजिशन पढ़ा होगा, ठीक है, डीकम्पोजिशन रिएक्शंस पढ़ी होंगी, तो वहाँ पे आपने इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में भी पढ़ा होगा। तो वाटर से हमें H2 गैस आसानी से मिल सकती है, ठीक है, वाटर को हम ब्रेक करके H2 गैस को रिलीज़ कर सकते हैं। तो कमाल की बात तो यह है कि और ये H2 गैस बड़ा ही अच्छा एक फ्यूल है। अच्छा फ्यूल तो वही होता है ना भाई जो ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ करता है, तो H2 गैस तो बड़ा ही कमाल का फ्यूल हो गया। तो बोलोगे और मिल भी कहाँ से जाता है, वाटर से मिल जाता है। तो तुम्हारा सवाल होगा सर हम इसे हम पेट्रोल क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम डीजल क्यों यूज़ कर रहे हैं, हम H2 गैस का यूज़ क्यों नहीं कर रहे हैं। तो बेटा हम H2 गैस का यूज़ इसीलिए नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज H2 गैस का जो रिएक्शन है, ठीक है, जब वो कंबशन होता है तो बहुत ही ज़्यादा एनर्जी रिलीज़ हो जाती है, ठीक है, यानी कि वो अनकंट्रोलेबल होता है, ठीक है। तो ऑटोमोबाइल्स में हम उसे यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है, गाड़ी का जो भी ये कार वगैरह जो भी है वो चलेगी नहीं, पहले उसका इंजन फूट जाएगा। तो इसीलिए हम H2 गैस को एज अ फ्यूल इन ऑटोमोबाइल्स तो यूज़ नहीं कर सकते हैं, बट हाँ कई काफ़ी जगह ऐसी हैं जहाँ हमें H2 गैस को एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, जैसे रॉकेट्स में, ठीक है, रॉकेट्स में तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए होती है। तो कमाल की बात यही थी कि H2 गैस को हम रॉकेट्स में एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं। H2 gas is used as a fuel in rockets, ठीक। और उससे भी कमाल की बात यह है कि ये एक बड़ा ही अच्छा इको फ्रेंडली फ्यूल है, ठीक है, ये एक इको फ्रेंडली फ्यूल है। तो आप लोग बताइए कैसे है ये, ठीक है, सॉरी मैं कुछ गलत लिख दिया मैंने, इकोनॉमिकल लिखने वाला था मैं, इकोनॉमिकल भी है, इकोनॉमिकल भी है भाई, इको फ्रेंडली भी है, इकोनॉमिकल भी है, आसानी से मिल सकता है H2, वाटर को ब्रेक कर दो, वाटर तो बहुत सारा है, इको फ्रेंडली फ्यूल है। तो आप लोग अगर किसी को पता हो कि H2 जो है वो इको फ्रेंडली फ्यूल कैसे है तो आप लोग बताइए, जल्दी से कमेंट्स में लिखिए भाई। और मैं भी आपको बताता हूँ कि इको फ्रेंडली फ्यूल इसीलिए है बिकॉज
जो भी जैसे हमारा पेट्रोल डीजल वगैरह जो भी फ्यूल्स हम यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, जो भी एलपीजी वगैरह जितने भी फ्यूल हम यूज़ कर रहे हैं उनमें क्या होता है कि जब उनका कंबशन होता है, ठीक है, तो उसके अंदर कार्बन होता है, ठीक है, पेट्रोल डीजल जो भी है, तो मैं लिख ही देता हूँ यहाँ पे, पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया, या एलपीजी हो गई। इनके अंदर क्या होता है, कार्बन कंटेनिंग होते हैं, ठीक है, बहुत सारा कार्बन होता है इनके अंदर, बहुत सारी कार्बन की लंबी सी चेन होती है। जब इनका कंबशन करते हैं तो कंबशन का मतलब क्या होता है, रिएक्शन विद ऑक्सीजन एट हाई टेम्परेचर। तो यहाँ से क्या कौन सी गैस रिलीज़ होती है, यहाँ से CO2 रिलीज़ होती है, ठीक है। और CO2 क्या है, एक ग्रीन हाउस गैस है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है, ठीक है। तो ग्रीन हाउस गैस है, तो ये जो डीजल पेट्रोल या एलपीजी एक अच्छे फ्यूल नहीं है, ठीक है, इको फ्रेंडली नहीं है। ग्रीन हाउस गैस होती है CO2। और इसी की वजह से क्या हो रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, ठीक है, रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्लोबल वार्मिंग। अब H2 अच्छा फ्यूल कैसे है वो भी मैं बताता हूँ। तो H2 का भी जब भी कंबशन होगा तो देखिए क्या मिलेगा, H2 का जब भी कंबशन होगा तो क्या मिलेगा भाई हमें, H2 का कंबशन से वाटर ही मिलता है, ठीक है, वाटर वेपर्स मिलेंगे, स्टीम की फॉर्म में मिलेगा, बिकॉज काफ़ी ज़्यादा एनर्जी हीट रिलीज होती है तो टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। तो स्टीम मिलेगी हमें, वाटर ही मिल रहा है, और वाटर तो बिल्कुल हार्मफुल नहीं है, ठीक है। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है। रॉकेट्स वगैरह में जब भी H2 को ऐसा फ्यूल यूज़ किया जाता है तो कोई पॉल्यूशन नहीं होता है, कुछ नहीं होता है, बिकॉज जो निकलने वाला प्रोडक्ट है, ठीक है, कंबशन के बाद जो प्रोडक्ट निकल रहा है वो वाटर ही निकल रहा है, डेट इज़ नॉट हार्मफुल एट ऑल। वो तो बढ़िया ही है हमारे लिए। और देखो एक साइकिल भी बन गया, जैसे H2 गैस हम कहाँ से ले रहे थे, H2 गैस हम वाटर से ले रहे थे, और दोबारा H2 गैस के कंबशन से भी क्या ही मिल रहा है, हमें वाटर ही मिल रहा है, तो ये एक साइकिल बन गया भाई। तो देख पा रहे हो तुम, H2 को हम तोड़ तोड़ के H2 गैस बना रहे हैं, और H2 गैस को एज अ फ्यूल यूज़ करके फिर दोबारा से हम H2 ही बना रहे हैं। तो ये बड़ी कमाल की चीज़ है। तो ठीक है भाई, हमने H2 गैस का डिटेक्शन भी पढ़ लिया। तो आपको अगर H2 गैस को डिटेक्ट करना है तो कोई दिक्कत नहीं, जिस भी कंटेनर में वो रिलीज़ हो रही है, आप उससे एक पाइप अटैच करेंगे, जिसे डायरेक्ट आप क्या कर देंगे, सॉफ्ट सॉल्यूशन में डाल देंगे। अब और अगर वो H2 गैस जो भी गैस हो, ठीक है, हमें तो पता नहीं है, डिटेक्ट करने के बाद ही पता लगेगा कि वो कौन सी गैस है। जो भी गैस होगी उसके बबल्स बनेंगे, और हम बर्निंग मैच स्टिक को क्या करेंगे, उसके बबल्स के पास में लेके जाएंगे। अगर वो पॉपिंग साउंड देता है वो बबल, ठीक है, तो मतलब वो H2 गैस है, अगर वो नहीं देता है तो फिर वो कोई और गैस होगी। चलिए, तो ये हमारी पहली जो रिएक्शन थी, ठीक है, रिएक्शन ऑफ एसिड विद रिएक्टिव मेटल, वो ख़त्म होती है भाई यहाँ पे, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं अगली रिएक्शंस के बारे में, अगली रिएक्शन के बारे में, जो कि क्या है हमारी, ठीक है, रिएक्शन नंबर 2। तो आपको सभी रिएक्शंस की जर्नल फॉर्म याद रखनी है, ठीक है, उन्हें रटना नहीं है। जनरल फॉर्म याद होगी तो आप प्रोडक्ट्स खुद से ही लिख सकते हो। तो ये क्या है, किसकी रिएक्शन है, रिएक्शन ऑफ ए बेस विद मेटल। पहले हमने एसिड की रिएक्शन मेटल के साथ पढ़ी, अब रिएक्टिव मेटल लिख सकते हो। तो पहले हमने क्या किया था, हमने एसिड की रिएक्शन रिएक्टिव मेटल के साथ पढ़ी थी, अब हम बेस की रिएक्शन रिएक्टिव मेटल के साथ पढ़ेंगे भाई। इसकी भी आपको जनरल फॉर्म पता होनी चाहिए। तो जनरल फॉर्म क्या है, हम बेस लेंगे और उसकी रिएक्शन जब रिएक्टिव मेटल के साथ करवाएंगे तो यहाँ पे भी जो प्रोडक्ट बनेगा वो सेम ही बनेगा जैसा कि एसिड के केस में बन रहा था। यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक सॉल्ट बनेगा और साथ में H2 गैस रिलीज़ होगी। तो देखिए कमाल की चीज़ है, जब एसिड की रिएक्शन
रिएक्टिव मेटल के साथ करवाते थे तो वहाँ भी हमें सॉल्ट प्लस H2 गैस मिलता था, और जब बेस की रिएक्शन रिएक्टिव मेटल के साथ करवा रहे हैं और तब भी सॉल्ट प्लस H2 गैस मिल रहा है भाई हमें। ठीक है, इस रिएक्शन के बहुत ज़्यादा डिटेल में हमें नहीं पढ़ना है, बिकॉज हमारे सिलेबस में जैसे जैसे जितनी जितनी चीज़ें दे रखी हैं हम उसी हिसाब से पढ़ेंगे उन्हें। तो बेस का मैं एक एग्जांपल दे देता हूँ इसी रिएक्शन का। मान लीजिए बेस अगर हम NaOH ले लेते हैं और रिएक्टिव मेटल जिंक ले लेते हैं, तो जो सॉल्ट बनता है वो बनता है Na2ZnO2, और प्लस H2 गैस यहाँ पे क्या होती है, रिलीज होती है H2 गैस। ठीक है, और ये सॉल्ट कैसे बनेगा ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, तो हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए बहुत ज़्यादा डीप में जाएंगे नहीं इस रिएक्शन के, तो आप लोगों को इसे याद ही रखना होगा। ठीक है, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। सोडियम जिंकेट, तो ये इसका केमिकल फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना होगा। यहाँ इस पूरी रिएक्शन को आपको याद रखना होगा भाई। हाँ, बट एक चीज़ मैं कर सकता हूँ, आपको एक चीज़ बता सकता हूँ, अगर ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला सही है या गलत है हम इसे वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं वेरीफाई, वो देखिए कैसे वेरीफाई कर सकते हैं हम इसे। वेरीफाई करने का तरीका यह है कि आपको अगर वैलेंसीज पता है, ठीक है, सोडियम की वैलेंसी, जिंक की वैलेंसी और ऑक्सीजन की वैलेंसी, तो आप सभी का क्या कर दें, आप उन सभी वैलेंसीज का सम कर दें, और सम करने पे क्या आना चाहिए, ओवरऑल जो चार्ज आना चाहिए वो ज़ीरो आना चाहिए, तभी वो फार्मूला क्या होगा, ठीक है, तभी वो फार्मूला करेक्ट होगा। देखिए इस केमिकल फार्मूले के ऊपर, इसके ऊपर कोई भी चार्ज लिखा हुआ है क्या, अगर कोई भी चार्ज नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब इसका जो ओवरऑल चार्ज है, ओवरऑल चार्ज जो है वो ज़ीरो है। तो आप सभी सभी की वैलेंसीज को ऐड करेंगे तो तब भी ज़ीरो ही आना चाहिए। जैसे सोडियम की वैलेंसी जो होती है, सोडियम की वैलेंसी +1 होती है, जिंक की वैलेंसी +2 होती है, और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है, आपको पता है। अब क्या करिए, हम अब इन सभी की वैलेंसीज को एडअप कर दीजिए। ठीक है, ऐड कर दीजिए। जैसे सोडियम के 2 एटम हैं तो सोडियम की वैलेंसी +1 थी, 2 एटम है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस जिंक की वैलेंसी क्या है, +2 है, इसका एक ही एटम है तो 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है, इसके 2 एटम है तो इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो देखिए क्या आएगा, +1 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 ही आएगा, +2 की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +2 ही आएगा, और -2 की 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -4 आएगा, और यहाँ से हमारा आंसर आ जाएगा 0। तो आप लोग आसानी से बता सकते हो, अगर मान लो किसी को कंफ्यूज हो जाओ अगर तुम लोग कि यार ये सोडियम जिंकेट का फॉर्मूला क्या था, मुझे याद नहीं आ रहा है, NaZnO2 था या क्या था भाई, NaZn2O2 था या Na2ZnO था, क्या था, तो ये फार्मूला वेरीफाई कर सकते हो आप सभी की वैलेंसीज को क्या करोगे, ऐडअप करोगे, क्योंकि फार्मूले के ऊपर कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, ओवरऑल चार्ज जो सारा सम होना चाहिए वो ज़ीरो आना चाहिए। अगर ज़ीरो आएगा तो फार्मूला करेक्ट है, अगर ज़ीरो नहीं आएगा तो वो फार्मूला इनकरेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये बात समझ में आ गई होगी। चलिए एक और एग्जांपल दे देता हूँ मैं। ठीक है, एक और एग्जांपल दे देता हूँ। बेस की रिएक्शन किसके साथ, बेस की रिएक्शन मेटल के साथ। तो अगला एग्जांपल ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड का, NaOH का ही एग्जांपल ले लेते हैं। मेटल एल्यूमिनियम लेंगे इस बार। तो यहाँ से जो सॉल्ट बनेगा वो बनेगा NaAlO2, जिसे बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट। ये आपको याद रखना है, ठीक है। बेसिस की रिएक्शन आप याद रखोगे बिकॉज इनके सॉल्ट के फॉर्मूले थोड़े टिपिकल हैं, आप नहीं लिख पाओगे। सॉल्ट के फॉर्मूले थोड़े टिपिकल हैं तो आप नहीं लिख पाओगे। इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनेट, और साथ में H2 गैस तो रिलीज होगा ही। अच्छा, इस फॉर्मूले को भी हम क्या कर सकते हैं, इस फॉर्मूले को भी हम वेरीफाई कर सकते हैं। कैसे वेरीफाई कर सकते हैं, जैसे सभी की वैलेंसीज को हम सम कर देंगे। हमें पता है सोडियम की वैलेंसी कितनी होती है, +1 होती है,
एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 होती है और ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 होती है। तो एडअप करेंगे भाई, एडअप करेंगे। सोडियम की वैलेंसी +1 है और सोडियम के एटम भी एक हैं, तो 1 से मल्टीप्लाई, प्लस एल्यूमिनियम की वैलेंसी +3 है और एल्यूमिनियम के एटम एक ही है, तो 1 से मल्टीप्लाई, प्लस ऑक्सीजन की वैलेंसी -2 है और 2 से मल्टीप्लाई। तो देखिए यहाँ से क्या आ जाएगा, +1 +3 -4, आंसर क्या आ जाएगा 0। अगर आंसर 0 आ गया, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो मतलब ये फॉर्मूला करेक्ट है। तो सोडियम एल्यूमिनेट हो गया या जिंक एल्यूमिनेट हो गया या कोई सा भी केमिकल फार्मूला, कोई से भी केमिकल फार्मूला अगर हो और अगर आपको वैलेंसीज पता है तो आप सभी का सम करिए। अगर ओवरऑल चार्ज फार्मूले के ऊपर नहीं लिखा हुआ है तो मतलब वो चार्ज ज़ीरो है, तो वो ज़ीरो ही आना चाहिए। अगर आता है ज़ीरो तो मतलब फार्मूला करेक्ट है भाई। तो यहाँ तक अभी तक हमने 2 रिएक्शंस पढ़ ली, ठीक है। बेस की एसिड की रिएक्शन रिएक्टिव मेटल के साथ पढ़ ली और बेस की रिएक्शन रिएक्टिव मेटल के साथ पढ़ ली। अब हमारी नेक्स्ट रिएक्शन जो है वो अब हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे, जो कि वो रिएक्शन क्या है, वो रिएक्शन है हमारी एसिड की रिएक्शन मेटल कार्बोनेट के साथ या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ। तो उस रिएक्शन की जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास में ही करेंगे। तो अभी तक इस क्लास में अगर किसी को भी कोई डाउट होगा, कोई भी प्रॉब्लम होगी किसी भी कंसेप्ट में, ठीक है, तो वो आप लोग क्या करेंगे, आप लोग कमेंट्स में टाइप कर देंगे और हम आपके डाउट्स को क्लियर कर देंगे भाई। ओके, सो हैव अ नाइस डे एंड that's all for this class. Lecture 4 for the acid base and salts is completed.